पुनः स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हमने यहाँ 18 तक जो प्रश्न थे वो लगातार हल कर लिए थे। अब इसके बाद हम 19 नंबर प्रश्न, अब जो रचनाओं वाले प्रश्न है वो हल कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो सॉल्यूशन आपको एकदम सटीक जो हल है वो दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इनका पहले अध्ययन कर लिया है पूरे पेपर का। अब 19वां जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए तो 19वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, तो हम इन्हें चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए ये एक हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया, और ये जो आधार दिया हुआ है इसका ये BC, ये एक BC है और इसमें दो त्रिभुज बने जिसका नाम है ABC और DBC। एक ही आधार है, ये हमने इसका क्या बना लिया, चित्र। और इसमें दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेंगे हम। प्रश्न में क्या क्या दिया है कि ABC और DBC बने हैं। एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर त्रिभुज ADC व त्रिभुज DBC बने हैं, त्रिभुज DBC बने हैं। देखिए ये दिया हुआ है और हमें प्रश्न में सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप ऐसा इस प्रकार लिख सकते हो, AR त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उसके बराबर है AO बट्टा DO। तो देखिए ये AO और DO कहाँ है, ये बताया कि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करती है, BC और AD ये O पर प्रतिच्छेद करती है। जो बिंदु है वो क्या है, O बिंदु है। ये जो बिंदु है वो O बिंदु है। तो ये मैं बताया कि AB यहाँ दिया है में, तथा AB और AD और BC, AD व BC O पर प्रतिच्छेद करती है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, ये परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें सिद्ध ये करना है। तो देखिए आइए हल करते हैं हम इसे। प्रश्न में जो दिया है सिद्ध करना है, हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं उपपत्ति की। उपपत्ति में सवाल हम प्रारंभ करेंगे। तो देखिए ये O बिंदु है। इससे पहले इस प्रश्न में हम एक रचना लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जो हमें सिद्ध करना बिंदु दिया हुआ है AO DO दिया है, यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्क्वायर नहीं लगा है। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता तो हम यहाँ क्या प्रमेय लगा देते क्षेत्रफल वाली। लेकिन यहाँ तो क्या है, AO बटा DO दिया, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से दो लंब खींचने हैं। ये लंब हो गया M और ये हो गया N। देखिए इसे हम रचना में लिखेंगे। ये हमने इसकी क्या लिखी है, रचना लिखी है। रचना हम लिखेंगे कि AM लंब BC व DN लंब किस पर खींचा है, BC पर खींचा है, BC खींचा। ये हमने दो लंब खींच लिए, यानी कि 90 डिग्री के कोण बना दिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब देखिए अब आते हैं हम उपपत्ति में। तो उपपत्ति में देखिए हम सबसे पहले ये दो त्रिभुज लेंगे। एक तो AOM त्रिभुज AOM व दूसरा त्रिभुज ये DON में, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, समरूप सिद्ध, ठीक है, ताकि भुजाएं बराबर बताई जा, भुजाओं का अनुपात है वो बराबर बताया जा सके। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अर्थात देखिए त्रिभुज AOM और DON में, इसमें ये 90 डिग्री अर्थात कोण AOM बराबर कोण AMO और इसमें DNO, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसका कारण हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री हमने लंब खींचा था। अब या आप लिख सकते हो ऐसे, ये लंब लिख सकते हो। दूसरा हम बताएंगे ये कोण और ये कोण, यानी कि AOM कोण AOM बराबर कोण DON। ये जो कोण है वो कोण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। जब एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो सम्मुख कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो कोण बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON। देखिए ये कौन से नियम से, AA समरूपता कसौटी से ये क्या हो गए,
ए समरूपता कसौटी से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। अब जब समरूप है तो उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम संगत भुजा है जो समानुपाती लिखेंगे इनकी, तो देखिए हम लिख देंगे ए ओ बट्टा इस त्रिभुज की ए ओ भुजा, इसकी लिख दी हमने डी ओ, ए ओ बराबर डी ओ, और इसकी लिख देंगे ए एम लंब वाली भुजा, और इसकी लिख देंगे डी एन। ये हमने क्या लिख दिया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। ठीक है, ये समरूप संगत भुजा समानुपाती हो गई, इसका हम समीकरण नंबर 1 देंगे, इसका हम समीकरण 1 लिख देंगे। देखिए हमने इसका क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। समीकरण ये जो भुजाएं हैं वो क्या बता दी, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती बता दी है। देखिए ए ओ बटा डी ओ बराबर ए एम बटे डी एन है, ए एम बटे डी एन ये दोनों क्या है, बराबर, इनका ये जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं हम, देखो कि ये दो त्रिभुज जो थे हमारे पास समरूप त्रिभुज थे, क्या थे, समरूप त्रिभुज थे। ठीक है, और समरूप त्रिभुज की हमने संगत भुजाएं वो समानुपाती बता दी है। अब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए आर त्रिभुज एबीसी बटे ए आर त्रिभुज डीबीसी, ए आर त्रिभुज एबीसी बटे ए आर त्रिभुज डीबीसी बराबर 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आधार इस त्रिभुज का हो गया BC, आधार इस त्रिभुज का हो गया BC गुणा ऊंचाई इसकी यदि माने तो लंब वाली ऊंचाई AM हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से 1/2 गुणा दूसरे त्रिभुज की DBC की जो आधार है वो BC मान लेंगे, BC, और जो ऊंचाई है वो मान लेंगे DN। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC आधार सेम कट जाएगा, बचेगा क्या, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBC, AR त्रिभुज DBC बराबर बच गया AM बराबर बटे DN, AM बराबर AM बटे DN। ये हमने क्या किया यहाँ पर कि देखो यहाँ पे जो त्रिभुज का जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, आधार गुणा ऊंचाई 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वो प्रयोग किया है। अब देखिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBC बराबर AM बटे DN, AM बटे DN के जो बराबर है वो क्या है, AO बटा DO। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO होता है। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया है, इसलिए इसे लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से देखिए हमने ये 19वां प्रश्न हल कर लिया है। आगे के प्रश्नों में फिर आते हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे का प्रश्न हल करते हैं, तो इसमें भी एक ये जो रचना का ही प्रश्न है, इसे भी देखिए हल करते हैं हम। सरल प्रश्न इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आए हैं, सारे प्रश्न एकदम से सरल प्रश्न है। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है देखिए वो है एक इस प्रकार से वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है और ये इसका केंद्र है जिसका नाम A है, और ये एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या और ये भी एक त्रिज्या है, और ये एक जीवा, ये भी एक जीवा, यहाँ तक मिला रही है ये जीवा इसको, और इनका नाम B, C और D है, B, C और D है। अब देखिए ABCD में AB बराबर आकृति में दिया है कि ABCD में AB बराबर दिया है, क्या दिया है देखिए कि AB बराबर AC बराबर AD, AB AC और AD, AB AC और AD, ठीक है बराबर है। हमें वैसे भी पता था ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो बराबर ही होनी है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है समझिए। सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर 2 गुणा कोण BDC प्लस कोण CBD, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ के, कोणों को जोड़ के 2 से गुणा करना है। BAD कोण कौन सा है देख लीजिए, BAD अर्थात ये पूरा कोण लेना है, और BDC कौन सा है, BDC जरूरत इसकी पड़ेगी, देखो हम इसको मिला देंगे BDC, ठीक है, और CBD इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये कोण जो है वो हमें देखना है। देखिए आइए सवाल प्रारंभ करते हैं उत्पत्ति में। तो हम देखेंगे कि हमें BAD चाहिए। देखिए मैं इस कोणों को आप क्या कर सकते हो, ऐसे नाम भी दे सकते हो, कोण 1, कोण 2,
कोण 1 और कोण 2 नाम दे सकते हो, नाम दे के हल कर सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ, चलिए नाम देने में देखिए थोड़ा सरल हो जाएगा। ये कोण और ये कोण, हम देखेंगे कि BC एक चाप है। BC क्या है? एक चाप है, ये चाप है या जीवा कह सकते हो आप, ठीक है। तो BC चाप द्वारा देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इस BC चाप की या फिर इसे जीवा की। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, किसके द्वारा? चाप या इसे जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, तो उसी चाप द्वारा यदि वृत्त के शेष भाग पर कोई कोण बनाया गया हो तो जो केंद्र पर बनाया गया कोण है वो शेष भाग पर बनाए गए कोण का क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। तो चाप BC है वो केंद्र पर कोण BAC बना रहा है, ये BC चाप है वो केंद्र पर, तो ये कोण बना रहा है, और शेष भाग पर यही चाप द्वारा ये 4 कोण भी बन रहे हैं। तो BC चाप द्वारा केंद्र पर कोण 1, आप कोणों के नाम ऐसे BAC इस प्रकार से भी दे सकते हो, एक ही बात है वो, मैंने सरलता के लिए एक बार 1 नंबर दे दिया है। BC चाप द्वारा केंद्र पर कोण 1 तथा वृत्त के शेष भाग पर कोण 4 बना है। अतः देखिए प्रमेय क्या होती है हमारी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। अर्थात हमने ये बता दिया कि कोण 1 कोण वृत्त शेष भाग पर कोण 4 बना है, ये तो केंद्र पर बनने वाला कोण है और ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है। तो कोण 1 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण 1 जो है वो किसके बराबर होगा? वो 4 का दुगुना, यानी कोण 4 का जो है वो क्या प्राप्त होगा? दुगुना प्राप्त होगा। हम इसे समीकरण नंबर 1 नोट करेंगे और यहां हम अपनी प्रमेय भी लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए CD चाप के द्वारा हम पुनः लेते हैं, पुनः चाप CD, ठीक है। BC चाप द्वारा बनाया था, अब CD चाप द्वारा हम कह सकते हैं चाप CD द्वारा यही बात सेम है। देखिए CD में क्या बता रखा है कि CD जो है वो एक तो केंद्र पर कोण 2 बना रहा है, कोण 2 जो है वो किसके बराबर होगा? देखिए ये इसी के द्वारा CD चाप के द्वारा, देखिए यह शेष भाग पर बना जो कोण है CD चाप है, इसके द्वारा यहाँ बना कोण है 3 नंबर कोण है, तो ये जो 3 नंबर कोण है उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ये बना देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 1 और 2 जोड़ेंगे, देखो ये पूरा कोण हमें चाहिए, कोण BAD चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हम आते हैं देखिए आगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं यहाँ पर, तो 1 और 2 दूसरे एक पक्ष वाले एक साइड में जुड़ेंगे, तो देखिए 1 प्लस कोण 2 बराबर यहाँ 2 कोण 4, 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 3, 1 और 2 का योग करेंगे, 1 और 2 का योग करके पूरा नाम बता देंगे। देखिए कोण BAD बराबर 2 कॉमन आ जाएंगे इसमें, और जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो कोण 4 प्लस कोण 3 आएगा। कोण BAD बराबर 2 के 2 रह जाएंगे, और 4 और 3 का नाम बताते हैं। देखिए कोण 4 और कोण 3 का नाम, कोण 4 का नाम क्या क्या था हमारे पास? देखिए ये नाम इस प्रकार से बताएंगे सिद्ध जो करना है। तो 4 का नाम हमारे पास BDC ये हो गया BDC, 4 का नाम हो गया हमारे पास कोण BDC, प्लस 3 का जो नाम है हमारे पास वो क्या हो गया? वो हमें दिया है CBD, ये कोण हो गया। 3 और 4 दोनों बता दिए, तो इसका नाम था CBD। देखिए ये हमें सिद्ध करना था, तो इसलिए लिख देंगे इते सिद्धम, हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न में हम आते हैं, तो वो हमें कौन सा है? 20वां, ये हमारा प्रश्न 20वां हो गया। इसके बाद 21वें प्रश्न में आते हैं। 21वां प्रश्न हल करते हैं। देखिए आइए 21वां प्रश्न हम कल करते हैं। 21वें प्रश्न में त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करती है। मैं यहाँ एक इसकी आकृति बना लेता हूँ। देखिए ये हमारा वृत्त है और एक ये बिंदु इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा और है, इसका नाम A है, और BC को एक बिंदु बाह्य स्पर्श, ये हम देखते हैं, ये बिंदु जो है वो हम Q कह देते हैं और इस बिंदु को हम R कह देते हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं, और ये BC जो रेखा है वो बाह्य स्पर्श करती है BC P बिंदु पर, BC P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो
क्यू आर स्पर्श करता है, क्यू आर भी स्पर्श करता है, तो ए बी ए सी को हमें सिद्ध करना है। ये चित्र हो गया हमारा, मैं यहाँ दिया है, लिख लेंगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यही कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखाएं है, तो ये लिख देंगे। सिद्ध करना है वो देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध हमें करना है कि ए क्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अर्थात तीनों भुजाओं का योग, या हमारे प्रश्न में जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में आया था कि त्रिभुज एबीसी की परिमिति, तो तीनों भुजाओं का योग है, इसका मतलब त्रिभुज की परिमिति ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए उत्पत्ति में, तो देखिए उत्पत्ति में हमारी मुख्य जो बात है वो यहाँ स्पर्श रेखा की है। क्या है स्पर्श रेखा की, देखिए कि हम आकृति में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ए क्यू है वो ए आर के बराबर है, ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर है, ए क्यू जो है वो ए आर के बराबर है। देखिए ए क्यू ए आर के बराबर है, क्यों हमें पता है, देखिए क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, या आप बाह्य एक ही बिंदु से कहेंगे, बाह्य एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, रेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है, लंबाई में समान होती है। यदि बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या होती है, लंबाई में समान होती है। इसे हम क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए ये बिंदु है बाह्य बिंदु, इस पर ये स्पर्श रेखा, इस पे ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी क्या स्पर्श बिंदु, जो ये स्पर्श बिंदु है वहां तक हम स्पर्श रेखा मानेंगे, जैसे ए क्यू और ए आर मानी थी। तो अब यहाँ पर देखो ये इससे यहाँ तक यानी कि बीपी बराबर बी क्यू, इसे भी कह सकते हैं बी क्यू बराबर बीपी, ये हो जाएगा, यही कारण रह जाएगा इसमें भी समीकरण नंबर 2। और तीसरी जो है वो इससे देखेंगे तो ये हो गया CP बराबर CR, CP बराबर CR, ये हमारे पास कौन सा बिंदु हो जाएगा, तीसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए हमने ये क्या लिख दिया कि बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अब देखिए पुनः हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम AQ व AR की। हम AQ और AR का क्या करते हैं, योग करते हैं। हम AQ और AR का क्या करते हैं, योग करते हैं। तो देखिए ये हमने लिख दिया, AQ और AR, AQ प्लस AR। देखिए AQ प्लस AR के बराबर क्या होना चाहिए, AQ यहां से लेके यहां तक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, ये AB है, AB और BQ है, तो इसको लिखेंगे AB प्लस BQ प्लस दूसरा जो है AR है, AR कहां से, यहां से लेके यहां तक है, तो देखिए ये AC और CR का योग है, AC प्लस CR का क्या है, योग है। अब बात करते हैं, देखिए AQ प्लस AR बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है AB प्लस BQ, लिखते हैं इसे AB प्लस BQ प्लस AC प्लस CR, AQ प्लस AR बराबर हम देखेंगे, देखिए कि BP और CP, तो देखिए हमारे पास, देखिए ये BP है जो इसके बराबर है, जो CP है वो इसके बराबर है, तो हम इसका मान बदल के रख देते हैं। तो देखिए BQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, BP रख सकते हैं, BQ की जगह हम क्या रख सकते हैं, AB प्लस BQ की जगह हम रख सकते हैं BP प्लस AC की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते, AC का हम AC लिख देंगे, और CR की जगह हम लिख सकते हैं, ये अंदर वाली भुजा के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो बाहर अलग रेखा जा रही है वो इसकी भुजा नहीं बन रही है, दोनों तो भुजा ही थी त्रिभुज की, हमें त्रिभुज क्या भुजाओं का योग करना है। तो जो इसका मान है CR का मान है वो हम रख देंगे CP। ठीक है, AQ प्लस AR बराबर AB प्लस AC, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, और जो बची है BP प्लस CP, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो AQ प्लस AR बराबर AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस AC और प्लस BP और CP जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पूरी BC बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूरी BC। अब यहां आते वापस AQ और
ए आर, ए क्यू और ए आर जो क्या है वो क्या है, बराबर है समीकरण 1 से। तो ए क्यू और ए आर को हम क्या करेंगे, एक ही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, ए क्यू सिद्ध करना है। तो ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ए क्यू और ए क्यू, ये कारण भी लिख देंगे साथ में, ये समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से है, यहाँ भी जो चेंज हुआ था वो लिख देंगे, कारण लिख देंगे इनका समीकरण से। तो ए क्यू दो ए क्यू हो जाएगा, दो ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दो का पक्षांतरण कर देंगे तो ए क्यू बराबर हमारे पास रहेगा कि 1/2 पक्षांतरण करेंगे तो ये दूसरे पक्ष में भाग में चला जाएगा, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो तीनों भुजाओं के योग का आधा या परिमिति का क्या हो जाएगा, आधा। ये हमारा बिंदु सिद्ध हो चुका है, तो इसे भी लिखेंगे इते सिद्धम या सिद्ध हुआ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। प्रश्न संख्या 22 में देखिए जो हमारा रचना का प्रश्न आता है वो प्रश्न है प्रश्नावली 14 से, जिसमें हम प्रकार, पेंसिल, स्केल इत्यादि की सहायता से रचना करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको हल कैसे करना था ये आपको बता देता हूं मैं। देखिए ये हल कैसे करना था मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूं, आपको बता देता हूं। देखिए इसमें परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले इसमें BC दिया हुआ है, ये BC आप खींच लोगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर से खींचना था आपको, BC 6 सेंटीमीटर, ये BC 6 सेंटीमीटर खींच दिया। फिर इसमें AB 5 सेंटीमीटर है, B पर कोण है वो 60 डिग्री का है। तो आप देखिए यहाँ 60 डिग्री के लिए पहला चाप लगाओगे ऐसे, ठीक है। यहाँ कुछ कितना भी खोल के आप ऐसा चाप लगाते हो, उतना ही चाप खोल के आप पहला ऐसे चाप लगाते हो तो वो 60 डिग्री का ही होता है। यहाँ रखकर पहला चाप लगाते हो तो वो 60 डिग्री का होता है। ये हम 60 डिग्री का चाप मिला के ऐसे खोल देंगे। फिर AB जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्रकार वापस रखेंगे, 5 सेंटीमीटर भरेंगे और 5 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काट देंगे। ये हमारे पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसे 5 सेंटीमीटर को इससे मिला देंगे। ये जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया, ए त्रिभुज बन गया हमारे पास ABC। और परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त की यदि रचना करनी हो तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब परिगत वृत्त की रचना करनी हो तो क्या करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। तो कोई दो भुजाओं का हम समद्विभाजन करेंगे। देखिए मैं BC का समद्विभाजन करना हो तो B पर रखूंगा प्रकार का नुकीला सिरा, इस भुजा का आधा से ज्यादा खोलूंगा, आधा से ज्यादा खोल के एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ लगा देंगे। फिर C पर रखेंगे, एक चाप यहाँ और एक चाप इस तरफ लगा देंगे। ये दोनों जहाँ कटे उसको इस प्रकार से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये इसका BC का क्या हो गया, समद्विभाजन। ठीक इसी प्रकार एक भुजा और यानी कि AC का और समद्विभाजन करते हैं। तो A पर रखेंगे इस साइड और इस साइड दोनों साइड लगा दिया, C पर रखेंगे इस साइड और इस साइड दोनों साइड चाप लगा दिया। यहाँ पर ऐसे भरेंगे चाप और आधे से ज्यादा खोल के ऐसे प्रकार से घुमा देंगे। जहां ये दोनों बिंदु कटते हैं ये रेखाएं दोनों समद्विभाजक रेखाएं कटते हैं, वहां क्या रखेंगे, प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे और त्रिज्या लेंगे कहां तक है, C तक, A तक या B तक, किसी एक बिंदु तक ले लेंगे। और यहाँ से यहाँ बिंदु जो प्रकार का नुकीला सिरा रख के इतनी त्रिज्या लेकर इतना प्रकार भर लेंगे और इस प्रकार से इसको घुमाएंगे तो ये तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ इस प्रकार से परिगत वृत्त प्राप्त हो जाएगा, परिगत वृत्त प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो था हमारा, कौन सा प्रश्न था, 22वां प्रश्न, जिसमें हमें नाप से रचना करनी थी। इसकी रचना भी आपको लिखनी है, रचना कीजिए लिखा हुआ है, तो आपको रचना भी लिखनी है, किस प्रकार से आपने इसको बनाया होगा, किस प्रकार से आपने लिखा होगा, रचना किस प्रकार से की आपने। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये जो आपको लिखना था। आगे के प्रश्न में 23वां पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, 23वां 24वां 25वां ये पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, 26वां भी बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं हम, देखिए प्रश्न संख्या 27 की। प्रश्न संख्या 27 में देखिए ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है √1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर, यहाँ दिया हुआ है 1 बटे सेक ए प्लस tan a, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आपको √ दिया हुआ मिले तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हो, परिमेयकरण करते हो। लेकिन याद है कि इस प्रकार का आपको एक प्रश्न और भी दिया हुआ था जिसमें आपको बट्टे में से कुछ दिया हुआ, तो आपने हर का परिमेयकरण नहीं करके अंश का परिमेयकरण किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं। अंश का परिमेयकरण करने पर हमने अंश का परिमेयकरण किया था। देखिए एक सवाल में यदि ऊपर लिखा होता तो हम हर का परिमेयकरण भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम अंश का परिमेयकरण कर रहे हैं। थोड़ा सा ये सवाल बदल के आया है, तो हम देखिए हल करते हैं। 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, जैसे है वैसे लिख लिया। LHS ले रखा है हमने,
फिर इसको गुणा में करेंगे तो अंश जो है उसमें माइनस का निशान, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। हमने प्लस प्लस का जो ये माइनस का निशान है तो उल्टा निशान करके इनको गुणा कर देंगे प्रीमीकरण के लिए। ये अंडर रूट लगा दिया। देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आपको याद होगा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको तो कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस सॉरी 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितनी बार हो गया 2 बार, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे और इसका जो अंडर रूट है वो लगा देंगे। अंडर रूट लगाएंगे तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है क्या कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कोस स्क्वायर ए हो गया, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो देखिए इसको जैसे है वैसे ही रख लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट जब लगा है तो अंडर रूट जो है स्क्वायर से कटता है, अर्थात 2 में से 1 लेना होता है, तो हम यहाँ तो ले लेंगे कोस ए और यहाँ ले लेंगे 1 प्लस साइन ए। देखिए हमारा RHS आया है क्या, नहीं आया, तो ये LHS ही लिख देंगे बराबर LHS। ये LHS हमने थोड़ा सरल कर लिया है। अब हम बात लेते हैं कौन सा RHS और हल करना पड़ेगा। RHS हल करते हैं तो 1 बटे सेक का जो मान होता है वो होता है 1 बटे कोस ए, और टेन का जो मान होता है वो होता है साइन ए बटे कोस ए। तो देखिए इनका हम क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ गया इनका कोस ए, ये कोस ए मैंने यहाँ लिख दिया। कोस ए में कोस ए का भाग देंगे एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, फिर कोस ए का भाग देंगे, कोस ए में भाग देंगे एक बार, 1 को साइन ए से गुणा करेंगे साइन ए। आप जानते हो कि जो बट्टे की बट्टा होते हैं ऊपर चले जाते गुणा में होते हैं, तो कोस ए किससे गुणा होगा 1 से, तो 1 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा कोस ए बट्टे ये रह गया 1 प्लस साइन ए। अब देखिए ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या है बराबर है, इसे लिख देंगे RHS। ये RHS हल हो गया, ये LHS हल हो गया, तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS, LHS बराबर RHS आ गया, इसे लिख देंगे इति सिद्धम। ये सवाल हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं, देखिए आगे के प्रश्न में इसका दूसरा पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये LHS है, हमें सरल करना है और RHS जो है वो लाना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ सबसे पहले LHS ले लेता हूँ, LHS लेने पर और इसको सीधा देखिए हल करना बता देता हूँ। इसका होल स्क्वायर लगाया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे इसमें, तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस आप इसे रख लोगे 2 गुणा साइन थीटा और कोसेक थीटा। मैं आपको याद दिला दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये मैंने विस्तार लिख दिया इसका। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जोड़ सकते हैं, तो इनको पास लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी स्क्वायर जो है हम जोड़ तो नहीं सकते लेकिन पास में लिख लेंगे इनको भी, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन थीटा कोसेक थीटा इसको मान बदलेंगे तो देखिए 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान लिख लेते हैं 1 बटा साइन थीटा ताकि काट सके, फिर 2 इंटू कोस का मान हम कोस रख लेंगे और सेक का मान हम रख लेंगे 1 बटे कोस थीटा ताकि काट सके। ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, 2 को 1 से गुणा किया 2 को 1 से गुणा किया 2 और 2 हमारे पास वो हो गए 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, मैं पहले 1 लिख देता हूँ और फिर उनका मान आ गया हमारे पास 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बच गया जो क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 1 और 1 हो गए 5, ये हमारे पास हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आंसर हमारे पास अभी भी नहीं है, 7 है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम सर्वसमीका से लिखते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का मान हम लिखते हैं तो 1 प्लस हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा होता है। सर्वसमीका से हम बदलेंगे, टेन और कोट दोनों आ जाएंगे। तो देखिए 5 प्लस कोट 1 5 और 1 6 और ये कितने हो गए 7 प्लस यहाँ बच गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो आपने सर्वसमीका लिखी है वो आपको ब्रैकेट में यहाँ पर दर्शानी होती थी। ठीक है, आपको यहाँ ब्रैकेट में दर्शानी होती है और आपने उम्मीद है दर्शाई भी होगी इनको। सरल प्रश्न है, हल किए होंगे। ये प्रश्न में
पूर्व में ऑफलाइन कक्षाओं में बहुत बार आपको बता चुका हूँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे इसी का अथवा में दिया हुआ है। देखिए कईयों ने अथवा वाला सवाल यदि किया हो तो वो भी मिलान कर सकते हैं। देखिए कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, घात 4 दी हुई है, इसको ऐसे लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें याद करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारी एक सर्व समीकरण होती है। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वहाँ पर ये जो 2ab है, यदि हम पक्षांतरण यहाँ से कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab इस साइड में आता है, दूसरे पक्ष में आता है, तो माइनस का 2ab हो जाता है। माइनस का 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण बन गई है। इसकी जगह रख देंगे, देखिए ये रख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर है तो ये लिख दिया होल स्क्वायर। फिर माइनस 2ab 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एकदम इजी सा सवाल था, देखिए सिद्ध हो चुका है। आगे बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। इसके दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये भी देखिए इजी सा पॉइंट हमें दिया हुआ है, सरल सा। क्या है कि कोट a माइनस 10a, कोट a माइनस 10a, कोट a माइनस 10a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 बटे साइन a और कॉस a। क्या करेंगे, कोट और टेन के पदों में है, इसे साइन कोस के पदों में बदलेंगे तो कोट का मान जो होता है वो होता है कोस a बट्टे साइन a, और प्लस 10 का जो माइनस 10 का जो मान होता है वो होता है साइन a बटे कोस a बटे कोस a। लघुत्तम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन a इंटू कोस a, और भाग देंगे साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर a, और माइनस कोस का भाग देंगे, कोस कटेगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर a। देखिए यहाँ कोस बनाना है तो कोस जैसे है वैसे ही रख दिया, और यहाँ पर साइन का मान बदलना है तो हम एक की जगह देखिए साइन स्क्वायर का मान जो होता है वो माइनस, ये माइनस का निशान, साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर a होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एक बार, माइनस का निशान से गुणा करना है, बटा में साइन a और ये कोस a आ जाएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर a माइनस का निशान गुणा होगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का वो क्या बन जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a बटे साइन a और इंटू कॉस a। अब देखिए कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a कितने हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर a और माइनस का 1 बट्टे में साइन a और कॉस a, साइन a और कॉस a। ठीक है, ये भी बराबर क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया। जो अथवा के बाद वाला इसमें पॉइंट था वो दोनों पॉइंट छोटे पॉइंट थे, तो शायद आपने हो सकता है अथवा के बाद वाला हल किया हो। अब हम बात करते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 28 में, प्रश्न संख्या 28 जो है वो हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 हमारे पास है कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए x पर मैं बिंदु मान लेता हूँ, देखिए -2 3 है ये बिंदु तो, और एक बिंदु है -3 4, और ये जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है किसको, या मान लो ये जो बिंदु है इन बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु है। आप इस प्रकार से भी मान सकते हो कि ये बिंदु है समान दूरी पर है। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन ये जो बिंदु है वो क्या है, x पर स्थित है। ये x पर स्थित है, इसलिए इसके निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएंगे, x0 हो जाएंगे। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x0। x पर है तो y का मान 0 होता है हमेशा। देखिए समान दूरी है, ये समान दूरी है, दूरियां समान है, तो माना P बिंदु A और B से, P बिंदु A B से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित
है। तो देखिए ये जब समान दूरी पर स्थित है तो ये जो P बिंदु है उसकी दूरी यानी AP बराबर BP होना है, बराबर होना है। AP की दूरी अब जब निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ BP की जब दूरी निकालेंगे तो भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम AP जब निकाल रहे हैं तो उसको नहीं देखेंगे, A से लेके P तक, अर्थात 2 को ये माने ये 2 और ये 1 1 कहते हैं। तो x2 यानी कि x माइनस 1 यानी कि प्लस के 2, तो ये माइनस के 2 थे या माइनस से गुणा होके प्लस के 2 बन गए, स्क्वायर प्लस y2 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाए, अंडर रूट हम हटा देंगे। तो x2 अब देखिए इनकी दूर जो मान रख रहे हैं वो रख रहे हैं, तो इसको 2 2 मानते हैं, इसको 1 1 मानते हैं। तो 2 माने तो x माइनस, ये भी माइनस लगा है, ये भी क्या है माइनस लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी 4, ये 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हल करते हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर सर्व समीकरण लगा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम इसकी बात करते हैं तो x प्लस 3 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ये जो बिंदु है 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए हमने y2 माइनस y1 सही लिखा है। यहाँ जो बिंदु है हमारे पास y2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का 9, 3 माइनस 0 का 9, तो ये 4 जो हमारे पास ये आ गए थे, 4 जो है हमारे पास ये आ गए थे। अब बात करते हैं, देखिए x प्लस ये 9 हो गया, एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर हम काट देंगे, एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर काट देंगे और पक्षांतन करेंगे तो देखिए 4x है और 6x का पक्षांतन किया तो माइनस के 6x, और यहाँ 9 और 16 25 होते हैं, और यहाँ 9 और 4 13, 9 और 4 13 हो जाते हैं, तो माइनस के ये हो गए 13। यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 2x और इसे घटाएंगे तो देखिए ये बच गया 12, ये बच गया 12, और x बराबर जब 12 में भाग लगाएंगे माइनस के 2 का तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 6, x बराबर आ जाएगा माइनस के 6। तो देखिए ये हमारे पास x का मान माइनस का 6 आ चुका है। आगे देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम हल करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये और हल करते हैं। आइए, तो इसमें जो दूसरा जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास कि बिंदुओं हैं, 2 बिंदु दिए हुए इसी प्रकार से 11 और 8, और इसमें दूसरा जो बिंदु दिया है 1 3। इसमें इसको मिलाने वाले रेखा को एक बिंदु जो है 7 और 6 वाला बिंदु, 7 6 बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हम मान लेंगे इसे k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना P बिंदु AB रेखा को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना कि P बिंदु इसको AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखिए हमारे पास x और y का दोनों का मान है, तो हम यहाँ x और y दोनों के सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन हमें अनुपात ज्ञात करना है, एक ही सूत्र से आ जाएगा, तो हम x का सूत्र लगाते हैं। x बराबर अनुपात जब दिया तो अनुपातिक जो अनुपात अंतर विभाजन का जो सूत्र है वो लगा लेंगे। तो m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र प्रयोग करेंगे। x का मान हमारे पास पहले से 7 निर्देशांक है, हमारे पास x के 7 हैं, तो m का मान कितना है हमारे पास, ये m1 और m2 होते हैं। तो m1 का मान हमारे पास है k इंटू x2 का मान जो हमारे पास है वो है 2, ये 2 2 कह देंगे, x2 और y2, और ये हो जाएंगे x1 और y1। तो k इंटू x2 हमारे पास 1 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है, और x1 का जो मान है हमारे पास वो 11 है, बटे हमारे पास k प्लस 1 रख देंगे। तो इनका पक्षांतरण हम जब करते हैं तो k प्लस 1 का जब पक्षांतरण करेंगे तो 7 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ k को 1 से गुणा करेंगे k प्लस 11 हो जाएगा। इसको गुणा करते हैं 7k प्लस 7 बराबर k प्लस 11, पक्षांतरण कर देते हैं तो 7k माइनस k हो जाएगा, और ये 11 माइनस 7 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 6k बचेंगे, और 11 में से 7 गए 4 बच जाएंगे, और जब बट्टे 6 लेते हैं तो देखिए
के बराबर जो बटे बचते 2:3। आप अनुपात जब लिखोगे तो अनुपात 2/3 या अनुपात कह सकते हो 2:3। ये जो अनुपात है हमें प्राप्त हो जाएंगे। या बाद में मैंने x का मान प्राप्त किया, यहाँ आप y का सूत्र भी प्रयोग कर सकते हो। y के लिए भी आप इस प्रकार से सूत्र प्रयोग कर सकते हो। देखिए आगे हम बात करेंगे 29वें और 30वें प्रश्न की। 29वां और 30वां प्रश्न। देखिए आपने यदि इन प्रश्नों को सही किया है तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। गलत किया है तो हो सकता है आपको कम अंक प्राप्त हो, लेकिन आप फिर से प्रयास करोगे। गणित का पेपर इस बार बहुत ही ईजी आया है और आप आगे भी इस प्रकार प्रयास करते रहोगे, पढ़ाई जारी रखोगे। आगे बात करते हैं। देखिए हम प्रश्न संख्या 30 की पहले ही बात कर लेते हैं। 6 अंक का प्रश्न होता है और विद्यार्थियों के लिए ये जो प्रश्न होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो कम सीखने वाले विद्यार्थी हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शायद इसी प्रश्न के लिए कई विद्यार्थी मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये सर प्रश्न कब पढ़ाएंगे। तो देखिए ये प्रश्न आप मिलान कर सकते हो। अभी मैं यहाँ की सारणी बना लेता हूँ। ये दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ, देखिए वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और ये हो गया 40 से 50। और जो इसकी बारंबारता दी हुई है वो है 6, 10, 13, 7, 4। ठीक है, हमें पहले इसके माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमें x चाहिए। पहले क्या चाहिए? x चाहिए। और अब हमें x मिल गया हो तो fx ज्ञात करते हैं। ये मैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें माध्य की कोई विधि नहीं दी हुई है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लेते हैं। x मध्य मान इन दोनों का बीच का मान 5, यहाँ 15, यहाँ 25 और यहाँ 35 और यहाँ 45। fx को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 23, इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और फिर इनको गुणा करेंगे तो 25 से 75, 3, 7, 25, 7, 32, ये हो गया 325 और फिर 35 को 7 से गुणा करेंगे 245 और फिर गुणा करेंगे 180। जोड़ेंगे इनको तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे 923 और f का जोड़ है वो भी हमें प्राप्त करना है, तो f का जोड़ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 40। माध्य जो ज्ञात करते हैं, माध्य के लिए सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx का योग हमारे पास 930 है और f का योग जो हमारे पास 40 आया था, जो 0 से 0 काट देंगे। 93 में हमें 4 का भाग लगाना है, तो भाग जब लगाएंगे तो x बार बराबर जो उत्तर प्राप्त होंगे हमें 23.25 प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। साथ ही देखिए इसमें हमें बहुलक भी पूछा है, देखिए हमें अंक बार का इसमें पता नहीं है, शायद ये आधा आधा 3-3 का हो। बहुलक में क्या होता है, हमें किसी भी प्रकार का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए हम यहाँ केवल ये देखेंगे कि यहाँ बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला, ये बहुलक वर्ग है। 20 से 30 बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब क्या करेंगे? बहुलक वर्ग ये तो f1 दे देंगे और पीछे वाला f0 होता है और ये f2 होता है, गिनती के अनुसार चलते हैं। तो अब बहुलक के लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे, तो बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है? f1 माइनस f0 l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ब्रैकेट कर देंगे बंद और इंटू कर देंगे h। देखिए l का मान क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये 20 लिख दिया, प्लस f1 माइनस f0 तो ये लिख दिया हमने 13, माइनस f0 का मान 10 बटे 2 इंटू f1 13 माइनस 10 माइनस f2 का मान है हमारे पास 7, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटू h का मान वर्ग अंतराल होता है, 10-10 का अंतराल है। फिर 20 घटा लेंगे तो ये हमारे पास 3 बच गए, 13 दूनी 26 हो गए। ठीक है, और 10 और 7 हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो गए 17 गुणा 10, 20 प्लस 3 बटे ये घटाएंगे तो ये 9 बच गए और गुणा में 10 काट देंगे 3 के पड़े से एक बार और ये 3 बार, 1 को 10 से गुणा करेंगे 10, 20 प्लस 10 बटे 3 का भाग लगाएंगे तो 3.33 आ जाएंगे और जोड़ देंगे तो ये जो बहुलक हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा कितना? 23.33 इकाई कह सकते हो, मात्रक कह सकते हो। अब हमारे पास जो अंतिम प्रश्न बचा है वो है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न जो है वो हमारे पास ऐसे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न बचा है, उसे हम हल करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये जो प्रश्न है देखिए, ये इस प्रकार से एक वृत्त है और चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा अंतरित कोण, ये हमने इसका केंद्र मान लिया। ये वृत्त के शेष भाग पर इस चाप द्वारा, ये एक चाप है जिसका नाम हम ए बी दे देते हैं, और ये बिंदु जो है वो सी, और ये चाप हो गया ए बी, इसके द्वारा यहाँ अंतरित कोण है, और एक हमने यहाँ दे दिया ये केंद्र पर अंतरित कोण है। ठीक है, किसी चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगुना होता है, ये जो कोण है इसका दुगुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए ये हम एक रचना खींच लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा P। ठीक है, ये C से P तक, और ये जो बिंदु है वो O नाम हो जाएगा। ये चित्र और दिया है, देखिए क्या दिया है हमें प्रश्न में कि चाप AB द्वारा, चाप AB द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा वृत्त पर या वृत्त के शेष भाग पर कोण ACB बनाया गया है। ठीक है, और सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, देखिए कि हमें जो ये केंद्र का कोण है अर्थात कोण AOB बराबर किसके, इसके दुगुने के, अर्थात कोण ACB का क्या है, दुगुना। ACB का दुगुना करते हैं तो AOB केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अब हम आते हैं रचना में। रचना हमने क्या की थी, ये रेखा खींची थी CO को मिलाकर P तक बढ़ाया का मतलब, आप P तक बढ़ाने का मतलब है बाहर तक ले लेंगे, आगे तक ले लेंगे। इन कोणों के हम नंबर दे देते, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इनके नंबर दे देंगे। तो देखिए हम अपना उत्तर जो प्रारंभ करते हैं वो देखिए क्या हल करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है, हमारे पास ACO या AOC एक त्रिभुज है। त्रिभुज AOC में हम देखते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3 है। अब 1 और 3 बराबर क्यों है, क्योंकि इस त्रिभुज में ये दोनों क्या थी, त्रिज्याएं थी, त्रिज्याओं द्वारा त्रिज्याएं समान होती हैं, और ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसके अलावा इसे तो हम समीकरण 1 बना देंगे। यहाँ पर देखिए 3 और 4 भी बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी सेम कारण यही हो जाएगा, इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2, ये भी बराबर हो गया। अब देखिए हम त्रिभुज AOC में वापस आते हैं, तो पुनः त्रिभुज AOC में हम देखेंगे जो 5 नंबर कोण है, कोण नंबर 5 किसके बराबर है, कोण 2 और 1 के, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। इसका क्या कारण है कि 5 और 1 और 2 के बराबर बाहर जो ये त्रिभुज जो बना हुआ था AOC, ये 5 नंबर कोण है वो इसके बाह्य कोण है। ठीक है, और बाह्य कोण जो है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अंतराभिमुख कोणों के, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए ये योग के बराबर हो गया। अब देखिए कोण 5 बराबर 1 और 2 का योग है। ठीक है, 1 और 2 का योग है, इसे हम समीकरण बना देंगे 3। पुनः आते हैं तो देखिए हमारे पास इसी प्रकार से इस साइड में यानी त्रिभुज BOC में तथा त्रिभुज BOC में, ये भी त्रिभुज BOC में था, त्रिभुज BOC में, ये दोबारा से ले लिया। ठीक है, BOC में देखेंगे तो 3 और 4 6 के बराबर है, कोण 6 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। इसका भी कारण आपको पता ही है क्या है। ठीक है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब देखिए हम 3 और 4 में बात करते हैं, तो यदि हम 3 और 4 जो समीकरण है उसको जोड़ देते हैं तो 5 और 6 जुड़ेंगे, अर्थात ये कोण बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो एक तो 5 नंबर और 6 नंबर, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर, दूसरे पक्ष में जोड़ेंगे 1 2 और 3 4, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, 5 और 6 का पूरा जो नाम है वो AOB है।
कोण ए ओ बी बराबर कोण 3 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो इनका हम मान बदलेंगे, तो देखिए 1 और 2 हमारे पास क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण हमने समीकरण 1 और 2 में बराबर बताए थे। तो कोण 1 और हमारे पास देखिए कोण 1 और 2 था, ये बराबर 1 और 2। तो 1 और 2 बराबर है, तो 2 को 1 रख सकते हैं, 1 को 2 रख सकते हैं। तो हम 1 को 2 रखेंगे, 1 को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और 2 को 1 रखेंगे। इस प्रकार से रखते हैं। ऊपर वाले कोण रख देते हैं तो कोण 2, इसको रख देते हैं कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस, यदि हम इन दोनों को रखते हैं तो इसको भी रख देंगे कोण 3 और प्लस कोण 3। यहां देखिए कोण ए ओ बी बराबर 2 और 2 को हम रखते हैं, तो देखिए 2 और 2 हमारे पास 2 कोण 2 हो गए, 3 और 3 2 हो गए, तो ये 2 2 कर देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास कौन रह गया, कोण 2 और कोण 3। कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण 2 और 3 का योग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी बी। ये कौन हो गया हमारे पास, कोण ए सी बी। ठीक है, ये कौन हो गया हमारे पास, ए सी बी। अब कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। तो देखिए दुगुना हो गया किसका, ए सी बी का। ए सी बी का क्या हो गया, दुगुना। ए ओ बी जो मान है वो क्या हो गया, ए सी बी का दुगुना हो गया। चलिए इसका जो एक अथवा प्रश्न और दिया हुआ है वो हम अंतिम प्रश्न के रूप में हल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का जो पेपर है वो पूर्णतः हल हो जाएगा। इसका जो अथवा में प्रश्न दिया हुआ है वो भी हम अंतिम रूप से हल करते हैं। तो आइए देखिए हमारे पास इसका जो अंतिम जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, देखिए ये कोई चतुर्भुज है जिसका नाम हमारे पास, ये इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है, इसका नाम हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और इसकी जो भुजा बढ़ाई गई है वो ई तक बढ़ाई गई है। हमें दिया है कि एक चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने वाला बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर है, इसके बराबर है, अंतराभिमुख कोण के बराबर है। तो हमें ये दिया हुआ है, देखिए दिया है देखिए हमें ये दिया हुआ है इसमें कि अंतराभिमुख कोण के बराबर है, इसका मान जो है अंतराभिमुख कोण के बराबर है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे देखिए कि ये जो कोण है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर है। बहिष्कोण जो है सी बी, कोण सी बी ई बराबर किसके, ए डी सी के, कोण ए डी सी के, ये बराबर दोनों कोण है, दिया हुआ है। ठीक है, अंतराभिमुख बहिष्कोण जो है, बाह्य कोण जो है बहिष्कोण रेखा बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बना वो अंतराभिमुख कोण के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ये सिद्ध करना है कि वह चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, पीछे की प्रमेय में हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये तो पीछे की प्रमेय तो नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार से हो सकता है। चक्रीय चतुर्भुज की क्या पहचान होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इस चतुर्भुज में हम सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री बता देते हैं तो फिर वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस चतुर्भुज में बता देते तो देखिए इस चतुर्भुज में यदि हम सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री बता देते हैं तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, फिर चक्रीय चतुर्भुज है। वो चतुर्भुज फिर किस प्रकार का चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम इसकी बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, हम देखिए हमें जो बहिष्कोण है वो तो इसके बराबर दे दिया, हमें लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें जो सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, इसके लिए हम देखिए कोण ए, इसको इसे लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। मैंने इसको एक बार ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं कि ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस इसको नाम दे ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अथवा हम कह सकते हैं ये, अथवा हम कह सकते हैं ये। इनमें से कोई एक बिंदु हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ जाइए। चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वो चतुर्भुज हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है।
तो हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा था कि ये जो प्रमेय है वो 12.11 है, और इसके जो पीछे वाला सवाल हमने हल किया था वो भी एक प्रमेय ही थी। ये जो 29वां सवाल दिया है वो हमें दोनों के दोनों क्या दिया हुआ है, प्रमेय ही दिया हुआ है। ये हमें जो 29वां सवाल दिया है, दोनों सवाल जो है प्रमेय से ही आए हुए हैं। ये हमें दोनों क्या है, प्रमेय से ही हल करने हैं। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ था कि ये दोनों कोण बराबर है। हम आएंगे उपपत्ति में आएंगे तो हम देखेंगे ये दोनों कोण हमें क्या दिए हुए, बराबर। तो कोण दिया है कि उपपत्ति में लिखेंगे, दिया है कि कोण CBE बराबर कोण ADE। देखिए CBE और ADE बराबर दोनों दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों कोणों में ये जो कोण है वो जोड़ देते, तो ये एक सरल रेखी कोण बन जाएगा। यानी कि ABC हम जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, कोण ABC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण ABC जोड़ देंगे। तो देखिए कोण CBE प्लस कोण ABC बराबर CBE प्लस ABC बराबर, दूसरे पक्ष में हमारे पास कोण ADE प्लस, इसमें भी जोड़ देंगे कोण ABC, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। देखिए CBE और ABC इन दोनों का योग हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखी कोण बन गए, ये दोनों कोण क्या बन गए, सरल रेखी कोण। ये सरल रेखा बन गई तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो दूसरी साइड में कोण ADE प्लस कोण ABC, ये देखते हैं कि ADE और ABC, ADE और ABC, ये ADC, और हमारे पास दूसरा जो कोण था वो था CBE था, ये हमारे पास CBE और ABC दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। ADC सॉरी, ये भी ADC है, ADC, ये ADC था, इसमें ABC हमने जोड़ दिया। तो एक तो कोण ये, एक कोण तो ये, और एक कोण ये, अर्थात ADC और ABC ये दोनों जो कोण है उन दोनों का योग हमारे पास बराबर कितना है, योग 180 आया है। कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर दोनों का योग 180 डिग्री है। और किसी चतुर्भुज में यदि समूह कोणों का योग 180 डिग्री है, चतुर्भुज के समूह कोण है, ये क्या है, चतुर्भुज के समूह कोण है, चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, समूह के कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज सक्रिय चतुर्भुज है। क्या है, सक्रिय चतुर्भुज होता है, सक्रिय चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक सक्रिय चतुर्भुज है। क्या है, सक्रिय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके समूह कोणों का योग क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपने प्रश्नों को मिलान करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपके अनुसार, सोचने के अनुसार आपके कितने नंबर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।